क्या ये realistically possible है by 35 they can be financially free? What do you think about it? Short answer no. Just आप immediate देखो तो इस year small cap, mid cap में बहुत rally आया है. But there are pockets within that where we are looking at valuations because of what has happened. हमारे तरह institutional investor जो ये सब देखते हैं, बहुत information, data सब use करते हैं, उनके लिए ये सही है. But it's very hard for a retail investor to try and catch that. So let's say अगर किसी की सैलरी में से 35% होम लोन EMI में जा रहा है. 35% home loan EMI, मेरा initial reaction is probably a bit too high. जब भी कुछ भी आता है कि okay, invest now, like the opportunity will go away if you don't do it in the next 2 hours, red flag. Wealth creation happens over the long term, doesn't happen in 2 hours. Hi everyone, welcome to Money Talks. आज हमारे साथ है सिड स्वामीनाथन, MD and CEO of Jio BlackRock. ग्लोबल इन्वेस्टिंग और एसेट मैनेजमेंट में 2 दशक से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस रखने वाले सिड ने लंदन से लेकर इंडिया तक इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएशन को क्लोजली देखा है. आज के एपिसोड में हम पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग को लेकर जो इम्पोर्टेंट सवाल हमारे मन में आते हैं उन सब के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे. तो इस एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा. Hi Sid, welcome to Money Talks. Hi Neha, thank you for having me. Happy to be here. तो मेरे पास आपके लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस पे जाएंगे. पर इससे पहले कि हम एक्चुअल पॉइंट पे आए, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको अभी सिचुएशन के हिसाब से क्या लग रहा है, मार्केट अभी कहाँ जाने वाला है? अभी look, very difficult time में आपने क्वेश्चन पूछा पहले तो अब there is clearly a lot of uncertainty, especially with the war, and then there's the subsequent impact on oil, and then the impact that has on India. तो अभी mid term horizon में हम थोड़े conservative हैं. हमको लगता है कि market flattish रह सकता है. But अगर आप ये sort of 6-9 months आप kind of let's call it experience कर लें, उसके बाद the longer term projections for India from our side, they're very, very positive and bullish. So I think mid-term some uncertainty and volatility, but then very, very, very bullish on the long term. सिड, आपने लगभग 20 साल से वर्ल्ड के लार्जेस्ट एसेट मैनेजर के साथ मिलकर इंटरनेशनल पोर्टफोलियोज मैनेज किए हैं. अभी आप मुंबई आए हैं और आपने अपना खुद का पैसा इंडियन सिस्टम में मूव किया है. तो ऐसा कौन सा एक आपके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज था या आपको फाइनेंशियल एडजस्टमेंट करना पड़ा जो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जब आपने अपना पैसा इंडियन सिस्टम में मूव किया? हाँ, पहले तो वो 2 चीज़ एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ. सबसे पहला मुझे जो सरप्राइज लगा वो ये था कि यहाँ का जो डिजिटल इकोसिस्टम है वो बहुत बहुत एडवांस्ड है कंपेयर टू इवन द UK. सो मेरे सारे फाइनेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स, बैंक अकाउंट, FDs, ये सब अकाउंट एग्रीगेटर के साथ सब एक जगह आ जाता है. सो बहुत आसान होता है. ये मुझे UK में भी नहीं अवेलेबल था, राइट? सो आई हैड टू गो, एक यहाँ पे एक ऐप में जाओ, ये वेबसाइट में जाओ, फिर स्प्रेडशीट निकालो, सबको एक जगह डालो. यहाँ पे वो प्रॉब्लम है ही नहीं, तो बहुत आसान है. सो दैट्स अ बिग पॉजिटिव. सेकेंड जो एडजस्टमेंट करना पड़ा था वो था कि मैं 20 साल से इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ और नेचुरल जो इंक्लिनेशन था मेरा वो हमेशा ग्लोबल इन्वेस्टर की तरह था. तो जब भी मंथली जो भी पैसा डालना था तो ग्लोबल मार्केट्स देखता था, ग्लोबल पोर्टफोलियोज देखता था और फिर कभी कभी एक कंट्री या दूसरी कंट्री में रिलेटिव वैल्यू देख के ट्रेडिंग भी करता था. यहाँ पे वो हार्डर है करने के लिए क्योंकि यहाँ के लोकल म्यूचुअल फंड्स में जो कैप है इंटरनेशनल एक्सपोजर्स का वो तो ऑलरेडी हिट हो चुका है. तो वो मुझे बड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ा कि डोमेस्टिक इंडिया एक्सपोजर्स के साथ साथ अगर मुझे इंटरनेशनल एक्सपोजर्स भी अंदर डालना है अपने पोर्टफोलियो में, वो इतना आसान नहीं है इधर अभी तक. अभी थिंग्स चेंज हो रहे हैं पर अभी कंपेयर टू मेरे पहले 20 साल का जो एक्सपीरियंस था UK में, वहाँ के रिलेटिव यहाँ पे अभी थोड़ा और मुश्किल है करना. गॉट इट. एंड सिड, आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस है, आई एम श्योर कि जब हम फाइनेंस की बात करते हैं तो लोग अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं. बट आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि अपने अर्ली 20s में या जब आपने शुरुआत की थी तो कौन सी ऐसी एक फाइनेंशियल मिस्टेक थी या इम्पल्सिव आपने कुछ परचेज किया और जो जिसका रिग्रेट आपको आज भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी होता है जब आप उसको याद करते हैं?
इम्पल्सिव परचेज की तो ज़्यादा कुछ याद नहीं आता, बट फाइनेंशियल मिस्टेक बहुत बहुत आसान है बताने के लिए, और ये है कि मैंने शुरुआत बहुत लेट की इन्वेस्टिंग में. ओके, आप कितने साल के थे? तो अभी एग्जांपल देता हूँ. मैंने अपना फर्स्ट प्रॉपर जॉब शुरू किया था 2005, अर्ली 2005 में, एक्चुअली ब्लैक रॉक के साथ. तो आई वाज इन माय अर्ली 20s, 23. मेरे मन में ये था कि पहले मुझे सेविंग्स बढ़ाने हैं इन्वेस्टमेंट करने के पहले. तो चेक आता था, उसको सिर्फ सेविंग्स बैंक में रखता था, और बोलता था ओके पहले मैं अपना लेट्स बिल्ड माय सेविंग्स इन्वेस्टमेंट करने के पहले. फिर 3 साल तक वो करता रहा. फिर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया. उसके टाइम तो आई वाज जस्ट ओके, जॉब है अभी तक, लेट्स जस्ट थिंक अबाउट दैट, लेट्स नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग विद द मार्केट. सो तभी भी इन्वेस्ट नहीं किया. तो ऑलमोस्ट फर्स्ट 7-8 साल मैंने गवा दिए इन्वेस्टिंग करने किए बिना. ओके, और अगर अब मैं यहाँ बैठ के अभी देखूं कि अगर मैं लेट्स कॉल इट $1,000 और whatever मंथली ऐसे कोई SIP करता, तो उस पीरियड के हिसाब से फिर भी मुझे 7-8% का रिटर्न मिल जाता, इवन विद द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस. सो दैट literally मेरे 10 years of my investing journey got cut. So that I would say सबसे बड़ा regret तो वही था कि मैंने शुरुआत जल्दी नहीं की. और सोशल मीडिया पे आजकल आई थिंक जो भी यंगस्टर्स अपने 20s में हैं वो सोशल मीडिया से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. और फायर के बारे में आपने सुना होगा कि लोग चाहते हैं कि अगर मान लो वो 25 years old हैं तो बाय 35 दे वांट टू लाइक यू नो बी फाइनेंशियली फ्री. तो आपको क्या लगता है कि अगर वो सोच रहे हैं मंथली दे वांट टू स्टार्ट विद मे बी 1,000 rupees SIP, क्या ये रियलिस्टिकली पॉसिबल है बाय 35 दे कैन बी फाइनेंशियली फ्री? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? So short answer no, but I'll explain. Okay. Firstly, ये fire का जो philosophy है, it's great. So मेरा जो अभी मैंने आपको example दिया, I wish there was this fire thing happening when I was in my 20s, because that firstly encourages people to start investing early, right? So that's fantastic. But you have to be realistic. तो अगर आप 1,000 रुपए सिप की बात कर रहे हैं और 2022 में भी आप शुरू कर दो, ठीक है, और 13 years के लिए आप सिप करते रहो, वो 1,000 रुपए आपको कंपाउंडिंग के साथ 3.5 लाख देगा एट द एंड ऑफ 12-13 years, ठीक है, व्हेन यू आर 35. दैट्स नॉट गोइंग टू बी इनफ. नाउ उसके बाद आपको 40 साल और लिव करना है, ठीक है. तो a very, let's call it high level estimate of what you might need to, let's say, retire at 35. Let's call it you need between 5 and 6 crores to actually have a life post retirement at that age. और आपको अगर वो accumulate करना है तो आपको monthly actually 15 times ज़्यादा करना पड़ेगा. So not 1,000, 1.5 lakhs per month. And that we can talk about later. Like wo is a big drain on your current income and how much you have right now and what you can invest. So for me, it shouldn't be about retiring at 35. I think people should think about it at a slightly longer duration. So rather than 10 years, 12 years, आप 20 साल का सोचो. क्योंकि उससे क्या होता है, आपको वो एंड कॉर्पस उसी साइज का मिल सकता है, 5-6 crores, बट जो आपको मंथली डालना पड़ेगा वो ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है ना, हाफ के भी नीचे हो सकता है. फिर आप अपनी लाइफ भी जी सकते हो अभी. सो आपको सोचना ये ऐसा है कि फायर में 35 पे रिटायर नहीं, पर 45 में कैन आई बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट टू डू व्हाट आई वांट. Retirement means you're still going to do something. You're still going to like, but you might not have to be tied up to the job that you have. So 45 में can I have enough of a corpus to do what I want with my life? वैसे सोचना चाहिए. So and that if you have वो perspective change आप करो ना, तो टेंशन भी कम होता है. अभी कितना सेव करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, because you buy yourself more time. And at this age, at 22, your biggest friend is time. Yeah. And आपने कौन से एज में आपको फील हुआ कि you're financially free? I started late, like I said. So I was almost 30 by the time I properly started investing. Then I got married, then I had 3 kids. So it's taken me a long time. So I'm probably getting to that stage now, or maybe just as I got to the early 40s. But the point is, it's still possible.
right? Even if you start late, it's not everything's lost. So I started late. I feel that I'm in a good place now. So it is still possible to do that. But सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, राइट? जब आप इन्वेस्टिंग का जर्नी बिगिन करते हो तो कंसिस्टेंट रहो। तो ये SIP का जो फिनोमिनन है इंडिया में, जो एक्चुअली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इतना पॉपुलर नहीं है अभी तक, एंड दैट्स अ बिग डिफरेंस। एंड keeping that behavioral mindset of staying in SIP, staying consistent, is going to be the biggest, overall wealth creator. And अगर आप समटाइम्स 20s में आप सोचते हो कि आपको स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है, टॉप कॉल करना है, बॉटम कॉल करना है, when you get your 30s 40s you realize more than being smart, being consistent is what's going to really pay off. Got it. And इसी के अराउंड मेरा एक क्वेश्चन है कि एक बिगनर जो शुरुआत करना चाहता है, मान लो SIPs के साथ, या फिर थोड़ा कंफ्यूज्ड है, वो सोशल मीडिया से थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाता है, बाय सीइंग ऑल द स्टॉक टिप्स, और ऐसे करो वैसे मत करो. सो इस सिचुएशन में एक बिगनर कैसे डिफरेंशिएट कर सकता है कि एक अपॉर्चुनिटी एक्चुअल इन्वेस्टिंग है जो उसको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करवाएगी, या फिर बस एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंटरटेनमेंट है सोशल मीडिया पर? हाँ, डेफिनेटली एंटरटेनमेंट का पार्ट आप बहुत सही बोल रहे हैं, क्योंकि समटाइम्स ये एक स्पोर्ट जैसा है जो देखने में अच्छा लगता है, खेलने में अच्छा नहीं लगता, ठीक है? तो सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा कि आप एसेट एलोकेशन का सोचो, विच इज़ अपना पूरा जो वेल्थ है उसको आप कितना ये सेफ कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट्स में डालना चाहते हो और कितना ट्रेडिंग में डालना चाहते हो, क्योंकि कुछ लोगों के लिए वो है, एक मज़ा है, इंटरेस्ट है, और वो कम्प्लीटली डिलीट नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर बोरिंग हो जाता है ना। बट अगर आप कहो कि ठीक है, मेरा लेट्स कॉल इट 1 लाख का ओवरऑल कॉर्पस है और 10% I want to use for trading, and then the rest I want to be in SIPs, investing regularly, and then we can talk about कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। पर ये जो आप 10% की बात कर रहे हैं, उसके लिए अगर आप फिर भी ये सोशल मीडिया यूज़ करना चाहते हो तो थोड़े चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। जब भी कुछ भी आता है कि ओके इन्वेस्ट नाउ, लाइक द अपॉर्चुनिटी विल गो अवे इफ यू डोंट डू इट इन द नेक्स्ट 2 hours, रेड फ्लैग most likely. Wealth creation happens over the long term, doesn't happen in 2 hours, so that's a red flag. अगर आप कोई भी जान पहचान का नहीं है, सिर्फ देख रहे हो कि उसका P&L स्टेटमेंट शेयर कर रहे हैं, probably also a red flag. You might want to consult with people you know. And then those are the kind of guides you can use to then make sure that आप जब ट्रेड भी कर रहे हो तो थोड़ा इंटेलिजेंटली ट्रेड कर रहे हो, rather than just following these kind of tips. क्योंकि the reality is कि सोशल मीडिया पे कोई भी बोरिंग चीज़ तो पोस्ट करने वाला नहीं है। कोई भी नहीं बोलने वाला कि हाँ 10,000 रुपीज़ SIP में मैंने 20 साल तक इन्वेस्ट किया और अभी देखो मेरा कॉर्पस इतना बड़ा है। कोई भी वो इंस्टाग्राम में तो पोस्ट नहीं करेगा। तो वो सेंसिबिलिटी होनी चाहिए थोड़ी। या मेक सेंस, क्योंकि आपको ही वो डिफरेंशिएट करना होगा कि ठीक है ये बस जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट या एक वो हाइप क्रिएट करने के लिए है। इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिड, कि आज की जनरेशन सेव करना चाहती है, ठीक है, दे वांट टू सेव, दे वांट टू स्टार्ट SIP, बट दे डोंट वांट टू लूज ऑन ऑल द लाइफ एक्सपीरियंसेस। उनको ट्रैवल करना है, उनको फिटनेस में इन्वेस्ट करना है, उनको गैजेट्स लेने हैं, तो वो ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहते हैं जहाँ पे बहुत ही कट टू कट उनके पास पैसा है। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आज की जनरेशन ये सब गिव अप भी नहीं करेगी, वो कैसी स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट को बैलेंस करके चल सकते हैं? हाँ, एब्सोल्युटली। एंड वो एक्सपीरियंस वाली बात जो आप बोल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। In your 20s, like that's so important. Like I was lucky enough to have lived in London during my 20s, so I spent a lot of time traveling around Europe, experiencing different cultures. Those are the kind of memories that you retain and how you grow as an individual now. So I normally try to apply a 50-30-20 rule. I'm sure you've heard of that. So 50% आपके यूजुअल एक्सपेंसेस में जाता है, सो लिविंग, जस्ट द कॉस्ट ऑफ लिविंग, रेंट, EMI, फूड, दैट्स टिपिकली 50%. 30% on experiences, right? I think that's still a good corpus to look at.
I would overweight experiences and fitness more than let's just call it gadgets and all these kind of things, because I feel personally that is much more memorable than buying the latest iPhone. That's a personal choice. And then 20% on investments. And again, अगर आप longer horizon का सोच रहे, so not 10 years जैसे मैंने बोला, to 20 year 30 year horizon, so that 20% will be enough to get you to where you want to get to. And then within that 20% आप सोच सकते हैं कि कैसा asset allocation करना है, उसके बारे में बात कर सकते हैं. पर वो 50-30-20 rule generally I found works well as a rule of thumb. But Got don't give up on experiences in your 20s. या एंड आई थिंक उसी से लर्निंग होती है, राइट? Correct. अगर आप सोचोगे कि अर्ली 20s में हम पूरा पैसा सेव कर लें और ट्रैवल ना करें या लाइफ एक्सपीरियंस ना करें अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू, तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे एज अ पर्सन. हाँ. एंड टू बिकम अ गुड इन्वेस्टर यू हैव टू बी really experienced in life, that you have gone through all the phases. Absolutely. The one thing I will say, yeah, you're absolutely right. Just need to keep in mind that what's funding those experiences is what you are making or earning right now, not what you think you will be getting in 20 years' time. So that's why having that investment bucket separated from the experience bucket is super important, because you want to do that within those kind of means that you have right now. वेरी ट्रू. अब बात करते हैं उन लोगों की जो अपने 30s में हैं. तो 30s में यूजुअली आई थिंक मेजॉरिटी लोगों का होम लोन EMI चल रहा होता है. सो लेट्स से अगर किसी की सैलरी में से 35% होम लोन EMI में जा रहा है, तो जो बाकी पैसे बच रहे हैं वो पैसा वो इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टिंग और इंश्योरेंस में, इन तीनों में से कैसे बाइफरकेट कर सकते हैं कि कौन सा प्रायोरिटी पे है और कौन सा नहीं है? तो पहले तो 35% home loan EMI, मेरा initial reaction is probably a bit too high. You're probably living on the cusp of where you want to be. Ideally, you want to be a bit lower, between maybe 25 and 30. But okay, 35, you make a choice. You want to live in a good house. Great, right? So कुछ लोगों के लिए वो बहुत important है, तो ठीक है. So then you have to make adjustments on the other side. So if you think about वो जो 50-30-20 rule मैंने बोला था, 20 I don't think should change, right? I think that needs to, so maybe the middle 30 you need to trim a little bit. Now, within that 20%, आप बोल रहे हैं कि how do you allocate that between, let's say, emergency cash, insurance, and let's say long-term investing? All three are important, क्योंकि emergency cash, or let's call it 6-month horizon में आपका जो cash चाहिए, वो आपका bucket होना बहुत important है, क्योंकि it gives you the comfort and the confidence to not have to panic sell. ठीक है? क्योंकि let's सोचो आपने पूरा equity market में डाल दिया और फिर equity 15-20% sell off हो गया, पर आपको कल holiday जाना है. Now you don't want to be selling the equity portion to fund your holiday that is now 20% down, because you're going to lock in that loss. So having आपका 6-month का emergency cash is very important. वो आप डाल सकते हैं liquid fund, overnight fund. There's many kind of mutual funds that will still give you a return to do that. So that's super important, 5-10% in that bucket. Insurance equally important. आपका life है, घर है, like you can't grow what you don't protect, right? So insurance is again the next sort of 5%, and then the remaining 10% you look to invest in the markets. In the 30s, आपका still higher allocation होगा equities के लिए, right? You're still young. There's still a long way to go. And then as you get older, you can start looking at more nuanced strategies, more fixed income to come in as well. But in the 30s, it's primarily equity kind of strategies that you'd be looking at to start with. Got it. अब पोर्टफोलियो की बात करते हैं कि मान लीजिए कोई अपने 30s में है एंड अब जब वो 20s में थे तो बहुत एग्रेसिवली इन्वेस्ट करते थे, पर अभी 30s में है, फैमिली को देखना है, बच्चे हैं, उनका एजुकेशन, तो रिस्क नहीं ले सकते हैं उतना. बट किस सिचुएशन में या क्या प्रोसेस फॉलो करके वो मेक श्योर कर सकते हैं कि उनकी ग्रोथ भी है और वो ज्यादा रिस्क भी नहीं ले रहे, रिस्क से प्रोटेक्टेड है? क्या कर सकते हैं? हाँ, तो ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि रिस्क नहीं लेना है, which means automatically मुझे फिक्स्ड इनकम या फिक्स्ड डिपॉजिट्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में डालना है. That's true to a certain extent. But अभी क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा और इंस्ट्रूमेंट्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है?
तो जिन लोगों ने आपने जैसे बोला 5, 7, 8, 10 साल तक इन्वेस्ट किया है, उनका कॉर्पस बन चुका है और उन्होंने इक्विटीज के थ्रू प्राइमरली कॉर्पस बनाया हुआ है, तो उनके requirements have now evolved, as you said. आपको more balanced overall portfolio चाहिए. तो रिस्क रिडक्शन के लिए आप डाइवर्सिफिकेशन देखो, ठीक है. तो अभी 2, 3, 4 मोर ऑप्शंस आ चुके हैं, ठीक है. तो ये जो नया आपका एसेट क्लास है, SIF आया है, तो दैट्स अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट, स्पेशली थिंग्स लाइक द हाइब्रिड कैटेगरी विद इन SIF इज डूइंग एग्जैक्टली दैट. वो उसका टारगेट जो है वो है कि आपको स्टेडी 9 to 11% के बीच में रिटर्न दे और रिस्क बहुत लो है, 2 to 3% रिस्क. तो वो आ सकता है आपके पोर्टफोलियो एलोकेशन में, क्योंकि आपका कॉर्पस तो बन चुका है. तो वो जो मिनिमम 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है वो आपके पास होगा अभी तक, क्योंकि आप इन्वेस्ट कर चुके हैं. तो ऐसा है कि एसेट एलोकेशन आ सकता है थ्रू SIFs. डाइवर्सिफिकेशन अभी आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर्स की तरह भी आ सकता है. यही मैंने आपको सबसे पहले बोला था मेरे पर्सनल इन्वेस्टिंग जर्नी के जरिए. तो यस, डोमेस्टिक मार्केट्स हार्डर टू डू, बट अभी थ्रू गिफ्ट सिटी एक्सेट्रा आप इंटरनेशनल भी इन्वेस्ट कर सकते हो. तो वो भी आपको अपॉर्चुनिटीज और ला रहे हैं कि आप पूरा रिस्क तो जो ले रहे हो सिर्फ इंडियन मार्केट्स में नहीं ले रहे हो, वो डाइवर्सिफाई कर रहे हो, क्योंकि डिफरेंट मार्केट्स बिहेव डिफरेंटली. सो मोर देन जस्ट रिस्क रिडक्शन, आपको 30s में आपको जो सोचना चाहिए इज रिस्क डाइवर्सिफिकेशन एंड आउटकम ओरिएंटेड सॉल्यूशंस, ऐसे सोचना चाहिए. एंड उसके लिए आपके पास अभी बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं यहाँ इंडिया में राइट नाउ. पैसिव इन्वेस्टिंग की बात करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है. तो अगर एक रिटेल इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको पैसिव इन्वेस्टिंग में सबसे ज़्यादा उनके लिए क्या स्ट्रेंथ दिखती है? हाँ, तो पैसिव अभी यहाँ पॉपुलर हो रहा है. और हमने अभी ऑलरेडी इंडिया में बहुत ग्रोथ देख चुके हैं. अभी लास्ट 10-15 years में almost gone from 1.5% to 18-19% of the overall industry is passive here, which is great. अगर आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड देखो तो यूरोप में इट्स एट 33-34%, US इट्स above 50%. तो पैसिव जो है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, but the most important thing is that it's not one or the other. It's not active or passive. It's active and passive. तो जब आप पोर्टफोलियो बना रहे हो, there's always going to be a different mix that you're going to have depending on where you are as an investor. A very new investor first to market might choose to start with passive, and it might make sense. जैसे कि आप एक Nifty 50 इंडेक्स फंड या Nifty 50 ETF के साथ स्टार्ट करो, क्योंकि वो लो कॉस्ट है, ब्रॉड एक्सपोजर देता है इक्विटी मार्केट्स, कोर इक्विटी मार्केट्स के लिए एज अ फर्स्ट स्टेप. फिर एज आप ग्रो कर रहे हो इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट लाइफ पे, तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपोजर्स ला सकते हो. तो वहाँ पे भी पैसिव रोल प्ले करता है, क्योंकि वो आपको बहुत एफिशिएंट एक्सेस देता है सेक्शंस ऑफ द मार्केट के लिए. तो अभी आप 50 से भी बड़ा जाना चाहते हो तो वो भी आपको मिल सकता है, 500 भी मिल सकता है. पर उसके साथ जब आप मिक्स करोगे एक्टिव, क्योंकि देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट वेयर एक्टिव कैन जनरेट मोर रिटर्न्स ऑन टॉप ऑफ द पैसिव, देन योर ओवरऑल पोर्टफोलियो आपका बहुत स्ट्रांग हो जाता है. तो सोचना ये है कि मैं कैसे दोनों को यूज करूं. जहाँ पे लेट्स से अल्फा अपॉर्चुनिटीज लो है, अभी आप देख सकते हो नॉर्मली लोग बोलते हैं लार्ज कैप में अल्फा अपॉर्चुनिटीज लो है, पर आपको लार्ज कैप एक्सपोजर तो चाहिए पोर्टफोलियो में. तो अगर अल्फा अपॉर्चुनिटी लो है पर आपको पोर्टफोलियो में चाहिए लार्ज कैप, तो आप क्यों 2-3% पे करके एक्टिव फंड लें, 20-30 बेसिस पॉइंट पे करके पैसिव ले लो, आपको एक्सपोजर तो मिल जाएगा. पर दूसरे फंड्स में जैसे कि फ्लेक्सी कैप या स्मॉल कैप, मिड कैप, वहाँ पे अभी भी अल्फा अपॉर्चुनिटी है, तो वहाँ पे आप जा सकते हो फॉर मोर ऑफ एन एक्टिव सॉल्यूशन. तो that's the kind of lens that you want to be applying when you're thinking about active and passive. And किन situations में active investing सबसे better choice है? So, like I said, more concentrated exposure sometimes. So when you're looking at just mid cap, just small cap, you can get very efficient through passive, and in the long term you'll be okay. But there'll be some short-term blips where you can get better returns through mid cap and small cap. That's true. Flexi cap only because it's a much wider universe, and the fund allows you to do a lot more security selection. You can look at market caps. You can do a lot वहाँ पे. तो उन sections में आपको active से benefit मिल सकता है. जब आप asset allocation के बारे में सोच रहे हो,
तो within a single asset allocation fund, active asset allocation can be more beneficial. तो जैसे आप मल्टी एसेट फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड ले लो, वहाँ पे क्योंकि डायनामिकली आप मूव कर सकते हो, गेटिंग रेडी फॉर वेयर द मार्केट्स आर गोइंग टू बी. तो उन काइंड ऑफ सेगमेंट्स पे अभी भी आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं थ्रू active allocation and active alpha. In markets like large cap, most of the people are just going with passive. मान लीजिए कि एक कपल है जो अपने मिड 30s में है और वो अपने बच्चे की एजुकेशन प्लान उन्होंने पूरा प्रॉपरली प्रिपेयर किया है, बट उन्होंने रिटायरमेंट के लिए कोई भी प्लानिंग नहीं की है. तो आपके हिसाब से अभी इस सिचुएशन में उनको सबसे पहले क्या सॉल्व करना चाहिए, बच्चे का एजुकेशन या फिर उनका रिटायरमेंट प्लान, और क्यों? सबसे पहले सॉल्व फॉर रिटायरमेंट, क्योंकि फर्स्टली you can always look to get a student loan if you need to. You don't really get a retirement loan if you need to. So that protection isn't there, right? So I think इस situation में पहले आपको ensure करना चाहिए कि आप retirement में secure हो. Now लोग सोच सकते हैं वो थोड़ा selfish है, बच्चों के लिए सोचना चाहिए, but the reality is अगर आप उसके बारे में ना सोचे तो by the time you're 55-60 you become completely dependent on your kids, right? Or वो just at that time they're getting into kind of their careers and then they now have, oh, now I need to look after my parents as well because their retirement pot is not there. So that's bigger stress at that point in time, in my view. So I think in this situation 100% आपको पहले सोचना चाहिए, because it's not too late. Mid-30s is not too late, क्योंकि अभी भी 20 साल easily available है to invest. Think about rebalancing. Maybe that 50-30-20 becomes a little bit more 50-20-30. आपको rebalance करना पड़ेगा to put it into the savings pot, but very achievable. So it's not late. You can still start and still end up in a win-win situation, which is that आपका retirement भी solved है और आपको most of the way you're there already in terms of the child's education, even if you're not all the way there. And I think that's a better end outcome for the whole family. Got it. And Sid, आपने mention किया था कि आप अपने early days में आपने investment बहुत late शुरू की. तो आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि investing में बहुत late हो जाना actually कुछ ऐसी चीज़ है, या फिर अगर मान लीजिए किसी ने बहुत late investing की भी है तो वो कैसे catch up कर सकता है, उसका तरीका क्या है? So yeah, personal experience though, it's not great, but it's not the end of the world is what I would say, right? If you start late. The most important thing है कि you don't then start chasing the returns. ठीक है, आप ये मत बोलो कि हाँ मैंने 10 साल लेट शुरू किया तो मैं ultra aggressive जाने वाला हूँ to make up for lost time. That's not going to work. It still needs to be pragmatic with regards to an asset allocation. It still needs to be consistent, so don't try to time things up and down because ultimately that doesn't work out too well. तो आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आप थोड़ा लेट हो, that's okay. थोड़ा rebalance कर सकते हैं आपके, let's call it spending versus investing में. But as long as आप वो consistently कर रहे हो, it will still be fine. And I can say that from personal experience. एंड अब मेरे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब आप या तो 1 वर्ड में दे सकते हैं या तो 1 लाइन में दे सकते हैं, ठीक है? Okay. तो सबसे पहले क्वेश्चन है, आज कौन सा सेक्टर आपको सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग दिख रहा है? Okay. I will say financials. I will also caveat कि हम बहुत सेक्टर्स के बारे में मैं ज़्यादा ऐसे बात नहीं करता क्योंकि हम जो करते हैं सेक्टर रोटेशन वो बहुत फास्ट होता है, तो हम डेटा AI सब यूज़ करके हम सेक्टर पे इन्वेस्ट करते हैं, तो इट कैन बी फास्ट मूविंग. But currently, if I had to pick one, I'd pick financials just because of the overall kind of financialization of savings that's happening, and I think that will ultimately benefit the sector. कौन सा सेक्टर आपको लगता है वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा महंगा हो चुका है? Yeah, like I said, अभी if just आप immediate देखो तो आप इस year small cap, mid cap में बहुत rally आया है, which is obviously a good thing because the rest of the market has been quiet. But there are pockets within that where we are looking at valuations because of what has happened. Now, for हमारे तरह institutional investor जो ये सब देखते हैं, बहुत information, data सब use करते हैं, उनके लिए ये सही है. But it's very hard for a retail investor to try and catch that and time that.
तो हम वैल्यूएशन में बोलते हैं कि स्मॉल कैप मिड कैप में सम पॉकेट्स है where there's over valuation, but it's very hard for a retail investor to try and catch that right now. करेक्ट। और अगर किसी फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को अगले 10 साल के लिए सिर्फ एक ही चूज करना हो, एक्टिव या पैसिव, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? मैंने आपको अभी बोला एक्टिव एंड पैसिव करना पड़ेगा। लाइक एक ही इफ गन टू द हेड पुट इट इन अ पैसिव Nifty 50 index fund or ETF. Simple, get started. But 10 साल तक don't keep putting it in. I would say get started with that and then look to diversify and increase exposure to other things as well. और आप अपने 22-year-old सेल्फ को एक फाइनेंशियल एडवाइस अगर आपको देनी होती तो वो क्या होती? Start your SIP right now, Sid, please. ओके, थैंक यू सो मच सिड। आपके साथ ये पॉडकास्ट करने में बहुत मज़ा आया और आपने सारे क्वेश्चंस का बहुत ही अनफिल्टर्ड तरीके से जवाब दिया है और आई होप सो ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया हो। Thank you, Neha, for having me. थैंक्स सो मच। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.